मनुष्य को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए जो दो वस्तुएं सबसे ज्यादा आवश्यक है, वे हैं शुद्ध हवा और साफ पानी। और सब साधन सुविधाएं बाद में है। आवश्यकताओं के क्रम में भी इनका स्थान प्रथम और द्वितीय है। भोजन का क्रम तीसरे स्थान पर आता है। कुछ दिनों तक भोजन न मिले तो रहा जा सकता है। पानी के बिना उससे कम समय तक ही गुजारा किया जा सकता है, किंतु हवा तो इतनी आवश्यक है कि उसके बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रहा जा सकता। और यदि गंदी हवा में सांस लेना पड़े तो तरह तरह की बीमारियों, रोगों का ग्रास बनना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हवा में सांस लेना ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी ज्यादा हवा का स्वच्छ होना आवश्यक है। किंतु इन दिनों कारखानों के धुएं, चिमनियों के द्वारा उगले जा रहे कार्बन, भट्टियों की धमक और दूसरे दूषित पदार्थों के कारण इस हद तक विषाक्त हो चला है कि विचारशील लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। पिछले दिनों कई देशों में इस समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है और सार्वजनिक प्रदर्शन भी हुए हैं। वायु प्रदूषण के परिणामों की एक झांकी कुछ घटनाओं से समझी जा सकती है। 1952 में पूरे लंदन में 4 दिन तक धुएं की धुंध छाई रही। इससे प्रायः 4000 व्यक्तियों का प्राणांत हो गया। 1945 में अमेरिका के डनोरा शहर में इसी तरह की धुएं की धुंध, स्मॉग, छाए रही। सैकड़ों लोग श्वसन तंत्र के रोगों से ग्रस्त हो गए। दोनों जगह कारण एक ही था, कोयले के उपयोग से कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जापान की राजधानी टोक्यो में पुलिस को हर आधे घंटे बाद ऑक्सीजन टैंकों से ऑक्सीजन का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि मोटरों के धूम धमाके से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है तो वहां धुआं इतनी बुरी तरह से छा जाता है कि सरकारी तौर पर उसकी घोषणा करनी पड़ती है। सरकारी कर्मचारी उसकी घुटन से बचने के लिए गैस मास्क, एक प्रकार का यंत्र जो हवा का प्रदूषण छानकर शुद्ध हवा को श्वान नली में जाने देता है, पहनना पड़ता है। 1966 में टोक्यो में 65 बार इस तरह की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस को आधे आधे घंटे बाद अपनी ड्यूटी छोड़कर चौराहों की बगल में बनी ऑक्सीजन टंकियों में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ जब सिपाहियों ने भूल की, वे ऑक्सीजन लेने नहीं गए तो कई सिपाही एक साथ मूर्छित होकर गिरे। जापान में 100 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ब्रांकाइटिस, श्वान नली में सूजन की बीमारी का रोगी है। उसका कारण और कुछ नहीं, ये धुआं ही है जिसे कल कारखाने व यातायात के वाहन उगलते रहते हैं। यहाँ के अमेरिकन सैनिकों में इन दिनों एक नया रोग चमक रहा है जिसका नाम टोक्यो योकोहामा डिसीज रखा गया है। उसका कारण भी डॉक्टर वायु की इस गंदगी को ही बताते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में घुटन, खांसी और अपच आदि लक्षण होते हैं। अमेरिका के ब्राजील राज्य में साओ पालो और राश डी जेनेरो 2 पड़ोसी नगर है। 1994 के आसपास साओ पालो की जितनी जनसंख्या थी, अब आबादी उससे 2 मी अधिक 50 लाख हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के समानांतर ही वहां कल कारखाने और फैक्ट्रियों बढ़ी है। अनुमान है कि उक्त अवधि में साओ पालो में सन 5000 नए कल कारखाने स्थापित हुए हैं। इसके विपरीत रायो डी जेनेरो की नगर कॉर्पोरेशन ने 1873 में दी गई पत्रिकाओं की ऑर्गेनिक डस्ट चेतावनी, इस चेतावनी में पहले ही यह कहा गया था कि यदि कल कारखाने बढ़े तो उनका धुआं मनुष्य जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएगा, को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ने नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि साओ पालो के आकाश में प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और लगभग 1000 टन सल्फ्यूरिक एनहाइड्रोइड वायु में घुल रहा है और उससे नगर में बाकियल, श्वान नली संबंधी बीमारी से मरने वालों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। प्रातःकाल लोग घरों से खांसते हुए निकलते हैं। इस स्थिति की भयंकर अनुभूति करने वाले मेरठ के लोग कहते हैं,
हम प्रातः काल की सांस के साथ इतना दूषित तत्व पी लेते हैं जितने से कोई एक डीजल इंजन दिन भर सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है। एक ओर साओ पालो से घुट रहा है, दूसरी ओर रायो डी जेनेरो के लोग अभी भी इस दुर्दशा से बचे हुए हैं। पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में मोनोसेला नामक नदी के किनारे डोनोरा नामक एक छोटी सी औद्योगिक बस्ती है। यहाँ कल कारखाने बहुत हैं। यहाँ इन फैक्ट्रियों का धुआं आमतौर से छाया रहता है और उसे सहन करने में लोग अभ्यस्त भी हो गए हैं। पर 28 अक्टूबर 1971 को तो वहां स्थिति ही विचित्र हो गई। धुएं और धूल भरी धुंध ऐसी छाई कि 4 दिन तक बरसाती घटाओं जैसी अंधियारी छाए रही। किसी ने ये जाना ही नहीं कि दिन निकल आया। दिन में श्री रात लगती रही। काल्च इतनी बरसी कि सड़कों पर उसकी परतें जम गई और निकलने वालों के पैर उस पर स्पष्ट रूप से छपने उभरने लगे। सड़क पर कारें चलना बंद हो गया। बीमारों से अस्पताल खचाखच भरे थे। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर चले जाने के लिए पलायन करने लगे। गले की खराबी, सिर में चक्कर, उल्टी, आंखों की सूजन आदि रोगों से उस 18,000 आबादी की छोटी सी बस्ती में 6,000 बीमार पड़े। इनमें से कितनों को ही मौत के मुंह में जाना पड़ा। कारखानों और दूसरी भट्टियों का धुआं निकलकर आकाश में छाने लगता है। अवसर पाते ही वो धरती की ओर झुक जाता है। थर्मल इन्वर्शन, ताप व्युत्क्रमण का अवसर पाते ही धुंध के रूप में बरसने लगता है। जब तक वायु गर्मी से प्रभावित रहती है तब तक धुएं धुंध के कण हवा के साथ ऊपर उठते हैं, पर जब शीतलता के कारण वायु नम होती है तो धूलि का उठाव रुक जाता है, तो वह वायु प्रदूषण नीचे की ओर ही गिरने लगता है। हवा का बहाव बंद हो जाने पर तो यह विपत्ति और भी बढ़ जाती है। आज अमेरिका के वायुमंडल में प्रतिदिन हाइड्रो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सीसे के कण आदि विषैले तत्वों की 20 करोड़ टन मात्रा भर जाती है। कई बार तापमान गिर जाने से मौसम में ठंडक आ जाती है, जिससे ये धुआं ऊपर नहीं उठ पाता। ऐसी स्थिति में सघन बस्तियों वाले लोग जहां पेड़ पौधों का अभाव होता है, ऐसे घुटने लगते हैं जैसे किसी को कमरे में बंद करके भीतर धुआं सुलगा दिया गया हो। ये धुंध इतना ही नहीं करती, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पॉक्सी आवल नाइट्रेट नामक विषैली गैस पैदा हो जाती है। उससे फेफड़ों के रोग, आंखों की बीमारियां और खांसी गले के रोग असाधारण रूप से बढ़ते हैं। अमेरिका में इन बीमारियों में हवा के दूषण का 60% हिस्सा मोटरों का और 30% उद्योगों का है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से 70 मील ऊपर जाकर धरती को देखा तो लॉस एंजल्स सरीखे औद्योगिक नगर गंदी धुंध से बेतरह ढके दिखाई पड़े। इस दृष्टि से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम जहां औद्योगिकरण देर से चल रहा है, स्थिति बहुत ही बुरी है। जर्मनी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने से 1,30,000 एकड़ वन संपदा नष्ट हो रही है और उससे 21 करोड़ वार्षिक की क्षति हो रही है। स्विट्जरलैंड में इन दिनों कपड़ा मिलों की संख्या चौगुनी हो गई है। फलस्वरूप स्विस झीलों की स्थिति भयावह बन गई है। इन 20 वर्षों में उनमें फॉस्फेट 10 गुना और प्लवक 30 गुना बढ़ गया है। जर्मनी के फेडरल रिपब्लिक में हिसाब लगाया गया है कि उस देश के उद्योग हर साल 2 करोड़ टन विषाक्त द्रव्य हवा में उड़ाते हैं। इनमें कोयले की गैस, तेल की गैस तथा जमीन खोदकर इन पदार्थों को निकालते समय उड़ने वाली जैसे मुख्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड 20 लाख टन, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड 25 लाख टन और हाइड्रोकार्बन की 25 लाख टन मात्रा धूलि बनकर आसमान में उड़ती है और उसकी प्रतिक्रिया प्राणियों के लिए विघातक होती है। भारत की केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था के निर्देशक प्रो 0S0J0RC वीना के अनुसार भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में मोटरों की संख्या तो कम है, पर धुएं की मात्रा लगभग एक समान है।
कलकत्ता के सर्वेक्षण से पता चला कि यहाँ के वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा 35 है, जबकि न्यूयॉर्क में 27 है। इसका कारण पुरानी और घोड़ी बनावट की मोटरों द्वारा अधिक धुआं फेंकना है। कारखाने की चिमनियों भी घटिया कोयला जलाती है और सफाई के संबंध न लगाकर वायु विषाक्त के अनुपात में और भी अधिक वृद्धि करती है। ड्राइव मैगजीन के फरवरी 67 अंक में दिए आंकड़ों के अनुसार एक कार 7 साल में इतना धुआं उगल डालती है कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड से ईसाइयों के प्रसिद्ध गिरजाघर सेंट पॉल का गुंबद 2 बार, मोनोऑक्साइड से 3 कमरों वाले बंगले को 9 बार, नाइट्रोजन से एक डबल डेकर बस 2 बार भरा जा सकता है। इस 7 वर्ष की गैस को छानकर यदि उसका सीसा, लेड काढ़ा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो वह एक गोताखोर के सीने को ढकने के लिए पर्याप्त होगा। यह नाप तौल तो एक कार से उत्पन्न विश्ववर्धक धुएं की है, जबकि अकेले इंग्लैंड में 1.5 करोड़ मोटर गाड़ियां हैं। 1980 तक इनकी संख्या 4.5 करोड़ तक हो जाने का अनुमान था। अमेरिका के पास कारों की संख्या इंग्लैंड से बहुत अधिक है। कहते हैं 12 सेकंड में अमेरिका में एक बच्चा पैदा हो जाता है, जबकि यहाँ कारों का उत्पादन इतना अधिक है कि एक कार हर 5 सेकंड बाद तैयार हो जाती है। अपने संगठन परिवार के एक सदस्य श्री आनंद प्रकाश इन दिनों अमेरिका के टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन नगर, यही नासा स्पेस रिसर्च सेंटर है जहां से अंतरिक्ष के लिए केप कैनेडी से अंतरिक्ष यान उड़ते हैं, के एक मस्तिष्क एवं तंतुज्ञान प्रयोगशाला में शोध कार्य कर रहे हैं। अमेरिका संबंधी तथ्यों की उनसे सदैव जानकारी मिलती रहती है। 26 दिसंबर 69 के पत्र में उन्होंने लिखा है, यहाँ कारों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी संख्या इस गति से बढ़ रही है कि प्रत्येक 20 कारों में एक नई कार अवश्य होगी। यातायात की इस वृद्धि पर चिंता करते हुए 26 जनवरी 69 के संडे स्टैंडर्ड ने लिखा है कि पिछले वर्ष केवल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गैर जहाजों के धुएं में 3 करोड़ 60 लाख टन की वृद्धि हुई है। 27 जुलाई 1967 के एक प्रसारण में B0C0 लंदन ने बताया कि लंदन में यातायात की वृद्धि यहां तक हो गई है कि कई बार ट्रैफिक रुक जाने से 17 मील की सड़कें जाम हो जाती हैं। यहां के सिपाहियों को जो ट्रैफिक पर नियंत्रण करते हैं, अन्य वस्त्रों के साथ मुंह पर एक विशेष प्रकार का नकाब, मास्क भी पहनना पड़ता है। यदि वे ऐसा न करें तो उन सड़कों पर उड़ रहे मोटरों के धुएं में 5 घंटे खड़ा रहना कठिन हो जाए। इन क्षेत्रों में स्थायी निवास करने वालों के स्वास्थ्य, मनोदशा और स्नायविक दुर्बलता के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। आज सारे इंग्लैंड में इतना अधिक धुआं छा गया है कि वहां की प्रति वर्ग मीटर भूमि पर प्रति वर्ष 1 किलोग्राम राख जमा हो जाती है। मोटरें, इंजन मिल और फैक्ट्रियां अकेले इंग्लैंड और अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में है और बढ़ रही है। सन 1900 की जांच के अनुसार सारे संसार में पहले ही 2 खरब 60 अरब टन कार्बन गैस छा गई थी, अब उसकी मात्रा 20 गुने से भी अधिक है। रेडियो विकिरण का दुष्प्रभाव उससे अतिरिक्त है। धुएं का यह उमड़ता हुआ बादल एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सारी पृथ्वी को ही मृत्यु घाटी की तरह गर्म और ऐसा बना दे कि यहाँ किसी के भी रहने योग्य वातावरण न रह जाए। बहुत होगा तो पेड़ पौधे खड़े उस धुएं की पी रहे होंगे। मनुष्य तो लुप्त जीवी की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। कल कारखाने, रेलवे इंजन, ताप बिजली घर, मोटरें, वायुयान, इनकी संख्या द्रुतगति से बढ़ती जा रही है। इनमें जलने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भयंकर गैसें वायुमंडल को दिन दिन अधिक विषाक्त करती जा रही हैं। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की धमाचौकड़ी, कारखानों की कमी आदि कारणों से हवा में हानिकारक तत्वों का परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। धूलि एवं धुएं में इनका बाहुल्य रहता है। सांस के साथ वे शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें दुर्बल एवं रुग्ण बनाते चले जाते हैं। एक अकेले दिल्ली नगर की रिपोर्ट ये है कि वहां ट्रक, बस,
मोटर आदि के साइलेंसर प्रतिदिन 20,000 पौंड से भी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में फेंकते हैं। अकेला ताप बिजली घर 95 पौंड ऐसी गैस नित्य पैदा करता है जो शरीर के लिए ही नहीं इमारतों और लोहे के पुलों के लिए भी हानिकारक है। आगरे का ताजमहल उस नगर की गैसों के कारण गलता चला जा रहा है। उसे देर तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घोल पोतने की बात सोची जा रही है जिससे उस सुंदर संगमरमर का क्षरण रोका जा सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि हवा में 700वें भाग में होगी तो उसमें सांस लेने वाला मर जाएगा। यदि उसका लाखवां भाग होगा तो उस क्षेत्र के प्राणी बीमार पड़ जाएंगे। औद्योगिक शहरों के ऊपर छाए धुंध कभी भी देखी जा सकती है। उसमें कार्बन, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा हाइड्रोकार्बन के यौगिकों की भरमार रहती है। धूली और धुआं मिलकर एक ऐसी स्मॉग चादर तानते हैं जिसके नीचे रहने वाले न केवल मनुष्यों का वरन पेड़ पौधों का भी दम घुटने लगता है। उनका स्वाभाविक विकास बुरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। औद्योगिक कारखाने निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन, जली हुई रबड़ जैसे लगभग 3000 प्रकार के विष उत्पन्न करते हैं। ये हवा में छा जाते हैं और उस प्रदेश में सांस लेने वालों को उसी हवा में सांस लेने के लिए विवश रहना पड़ता है। बेचारों को यथार्थता का पता भी नहीं चलता कि इन शहरों में दिखने वाली चमक दमक के अतिरिक्त यहाँ वायु में विषाक्तता भी है जो उनके स्वास्थ्य की जड़ें निरंतर खली करती चली जाती है। कारखानों से निकलकर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन साइड स्मॉग रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और बारीक कण मिलते हैं। साथ ही कार्बन कण, सीसे के कम, धातुओं वाले कारखानों से धातु कम आदि भी शामिल होते रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से एम्फीसिमा, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। हवा नम हुई तो इसी गैस से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है जो भवनों और वनस्पतियों को क्षति पहुंचाता है तथा फौलाद को भी बर्बाद कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता में कमी ला देती है। इससे मोटर चलाते समय थकान आ जाती है, दुर्बलता बढ़ती और सिर चकराने की घटनाएं भी इससे बढ़ जाती है। फिर इन जहरीली गैसों से धुएं के धुंध बनते हैं जिससे कैंसर, श्वसन तंत्र के विभिन्न रोग, हृदय रोग आदि फैलते हैं। ओजोन से वनस्पति क्षतिग्रस्त होती है। बारीक कणों से वस्तुएं मैली हो जाती है। आंखों की देखने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और श्वसन तना में विकार आता है। इंजनों में धक्के करने के लिए पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता है किंतु उसके कारण जो जहरीला धुआं उत्पन्न होता है उससे वायुमंडल की विषाक्तता दिन दिन बढ़ती जा रही बीती। वायु में धुएं के बढ़ने का अर्थ होता है उसकी कीटाणुनाशक शक्ति का नाश। स्पष्ट है, वायु में कीटाणुओं को मारने वाली क्षमता नष्ट होगी तो कीटाणु भारी मात्रा में बढ़ेंगे और कृषि नष्ट करेंगे। अमेरिका के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले इन क्षेत्रों में कृषि कीटाणुओं की यहां तक भरमार पाई जाती है कि कभी किसी खेत में कीटाणुनाशक औषधि न पहुंचे तो उससे एक दाना भी बचकर न आए। D0 D0 T0 जैसी कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग से अन्न विषैला बनता है। दोनों ही समस्याएं भयंकर है। उनसे बचाव का एक ही उपाय है, धुआं बढ़ाने वाले उद्योगों का स्थान लघु कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प ले ले तथा यज्ञों का विस्तार न केवल भारतवर्ष वरन सारे विश्व में किया जाए। कैलिफोर्निया में धुएं के कोहरे से 15 मिलियन $1,50,00,000 डॉलर्स की फसलों को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचता है। अप्रत्यक्ष क्षति $132 मिलियन आंकी गई है। यही समस्या अन्य राज्यों में भी है। जॉन टी शून्य मिडिस्टन, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी स्टेटवाइड एयर पोल्यूशन रिसर्च सेंटर, का कहना है कि फोटोकेमिकल्स वाले वायु दूषण से सभी 27 स्टेट्स प्रभावित हुई है, पर कोलंबिया के कुछ जिले सर्वाधिक। इनकी फसलें तो पिछले दिनों नष्ट होते होते बची। इसके अतिरिक्त डस्ट पार्टिकल्स, ठोस और द्रव केमिकल्स जिनमें तेल और कोयला मिला होता है, उनसे सम्मिश्रित कोहरा भी फसलों को प्रभावित करता है।
गैसों से हुआ वायु प्रदूषण, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिस, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं, वह भी फसलों को नष्ट करता है। सूडान घास, शक्कर के कणों, दालें, पान, अल्फाफा, ओट्स, मूंगफली, एप्रिकॉट, सिट्रस, अंगूर, प्लम्बस, अर्चिन्स, पेटूनियस, स्पैनड्रैगन्स, लाकस और रेग्रास की जांच करने पर पता चला है कि वे वायु प्रदूषण से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यदि इनको इससे न बचाया जा सका तो एक दिन वह आ सकता है कि जब ये पूरी तरह विषाक्त होने लगेंगे और इनको अन्य कड़वे जंगली फलों के समान अखाद्य मान लिया जाएगा। कारखानों और वाहनों में जितना ईंधन इन दिनों जलाया जा रहा है और उसमें जितनी अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसका संकट कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान क्रम चलता रहा तो आगामी 25 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी और उसकी गर्मी से ध्रुव प्रदेशों की बर्फ तेजी से पिघलने लग जाएगी। इसका प्रभाव समुद्र तल ऊंचा उठने के रूप में सामने आता जाएगा और वह क्रम यथावत चला तो सारी बर्फ गल जाने पर समुद्र का जल लगभग 400 फुट ऊंचा उठ जाएगा और वह संकट धरती का प्रायः आधा भाग पानी में डुबा कर रख देगा। यह आज के क्रम से बढ़ते हुए समुद्री संकट को 25 वर्ष बाद ही उत्पन्न करना आरंभ कर देगा और 400 वर्षों में वह संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण आज के वैज्ञानिक उत्साह को मानवीय विनाश के लिए उदय हुआ अभिशाप ही माना जाने लगेगा। शहरों में सड़कों पर दौड़ने वाले द्रुतगामी वाहन, बिजली का प्रयोग, थोड़ी जगह में अधिक मात्रा में जलने वाली आग, घिच पिच में श्वास तथा शरीरों की गर्मी, कल कारखाने आदि कारणों से तापमान ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा रहता है। बिजली के पंखे तापमान नहीं गिराते, केवल हवा को इधर से उधर घुमाते हैं। चुस्त एवं एक के ऊपर एक कपड़े लादने के फैशन ने शरीरों के इर्द गिर्द की गर्मी और भी अधिक बढ़ा दी है। सड़कों और बसों की धम्स से गर्मी बड़ी चढ़ी रहती है। पक्के मकान और पत्थर की सड़कों में तपन रहती ही है। इस बढ़े हुए तापमान में शहरों के निवासी अपनी स्वाभाविक शारीरिक क्षमता को गंवाते चले जा रहे हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का परिणाम ये हो सकता है कि पिछले हिमयुग की तरह फिर एक हिमयुग सामने आ खड़ा हो और लंबी अवधि के लिए धरती का एक बड़ा भाग प्राणियों के रहने योग्य न रहे, उस पर प्रचंड शीत की सत्ता स्थापित हुई दिखने लगे। इस तरह से अनेकानेक संभावनाएं कूटी जा रही हैं, पता नहीं कौन सी सच हो, पर इतना निश्चित है कि यह प्रदूषण मानवीय स्वास्थ्य को बर्बाद करके ही रहेगा। जब स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी तो हर श्वास के साथ गंदगी ही नहीं विष शरीर में जाएगा तो स्वास्थ्य कहाँ से बचेगा, जीवन कैसे सुरक्षित रह सकेगा।